देखिए भाई, जितने भी बच्चों का 2025 में अपना अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि देखिए, आज हम लेकर के आए हैं 2025 का एक वायरल पेपर, वो भी कौन सा, हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का वायरल पेपर। तो इस वायरल पेपर को पढ़ करके आप लोग अपने 70 में 70 नंबर आसानी से ला सकते हो। क्योंकि एक ऐसा वायरल पेपर है जो कि हर जगह पूछा जा रहा है, हर एक जिले में ये वाला वायरल पेपर पहुंच चुका है, बस आपको पहुंचना बाकी है। देखिए, आप लोगों को पता है कि आपका जो वायरल पेपर है 2025 में ही आप लोगों का वायरल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सभी के सभी जिलों में यही वाला पेपर पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के भी, अब अगर आपका भी अगर अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई है तो अगर आपकी अगर अर्धवार्षिक परीक्षा होगी तो आपका यही वाला पेपर पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर हम लेकर के आए हैं 2025 का अर्धवार्षिक परीक्षा, वो भी हिंदी का पेपर होगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो आपका जो पेपर जो रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। और जो आप लोगों का पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। फिर अगर हम इसके बारे में आगे बात करें, आपके अगर हम नोट के बारे में बात करें, नोट में देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने नोट में कहा गया है कि प्रारंभ की 15 मिनट आप लोगों को परीक्षा मतलब प्रश्न पत्र पूरा पढ़ लेना है। अगर हम इसके बारे में और अगर आगे देखो बात करें कि यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया निर्देश, निर्देश को देखो कैसे पढ़ेंगे। निर्देश देखिए, हमारे सामने कुछ निर्देश दिए हैं। निर्देश को पढ़ करके आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितने समय में हमको पेपर सॉल्व करना है और कितने नंबर का पेपर आएगा, ये सब कुछ हमें पता चल जाता है निर्देशों को पढ़ने से। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने लिखा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, यानी कि खंड आ और खंड बा में आप लोगों का ये जो प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक परीक्षा खंड आ और खंड बा में पूछा जाएगा। और देखो हम आगे बात करें, खंड आ में आप लोगों का 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो फिर हमारे सामने दिया है कि खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। तो चलो हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपको लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल सेम वही प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों का पेपर तो मिल ही गया है। तो बस आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को याद कर लेना और चले जाना पेपर देने। और देखो हम बात करें यहाँ पर आप लोगों का खंड आप बहुविकल्पी प्रश्न है, सभी के सभी। प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करेंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। जैसे ही आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर दिया जाए तो और ये वाला प्रश्न जैसे ही आए तो इसमें से आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 को सही करना है। देखो पेपर मिल चुका है और मुझे पूरा पेपर मिल चुका है, बिल्कुल एकदम मैं आप लोगों को बिल्कुल पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि पेपर यही वाला आने वाला है। तो इस पेपर को पढ़ करके आप लोग अपने 70 में नहीं तो आप लोग अपने 70 में 65 नंबर तो ला ही दोगे। अब यहाँ पर देखो बात करें, इसका सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोगों को क्लिक करना है, ऑप्शन नंबर 1 को सही करके आना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सही करके आना है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न हमारा आएगा। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे कह रहा है कि मेरी असफलताएं, प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे कह रहे हैं मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। अब देखो एक विधा जरूर पूछी जाती है, हर साल एक विधा आती है। तो अब 2025 में देखो कौन सी विधा पूछी गई है। तो यहाँ पर हमसे देखो आलोचना विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर 1 दिया। ऑप्शन नंबर 2 दिया उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 दिया निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 दिया रेखा चित्र विधा की रचना है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 लिखा है कि जो हमारे यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मेरी असफलताएं जो हैं किस विधा की रचना हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है हमारे पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। इतना समझ लीजिए कि ये जो प्रश्न 1 नंबर का आएगा। तो अगर हम बात करें कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध विधा की रचना है। तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, निबंध विधा की रचना है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा तीसरा रहने वाला, प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी हो जाएगी। ये भी हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। चलो इसके 4 ऑप्शन देख लो, कौन कौन से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया है गोदान, ऑप्शन नंबर 2 दिया है कंकाल, ऑप्शन नंबर 3 दिया है गुनाहों का देवता, ऑप्शन नंबर 4 दिया त्यागपत्र। ये देखिए हमारे समय 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमसे पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी कंकाल, जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। अगर हम इसके बारे में और रचनाओं के बारे में बात करें तो जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं होती हैं, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी हो गई, इसको भी नोट कर लेना ध्रुव स्वामिनी। और इसके साथ ही साथ में कामायनी जो होती है ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना होती है। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो पूरा एकदम रियल पेपर है आप लोगों का, अर्धवार्षिक परीक्षा एकदम यही वाला पूछा जाएगा। बस आप लोग पूरा तैयार कर लेना। आप लोगों का जैसे ही पेपर होगा अर्धवार्षिक परीक्षा, बिल्कुल सेम आप लोगों को यही वाला पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोगों को ये वाला पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें से अब हम बात करें आगे। देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। देखो कि निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है, कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है।
तो देखना कौन सा उपन्यास का शुक्ल युग का है। ऑप्शन नंबर 1 दिया महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 दिया है यशपाल, ऑप्शन नंबर 3 दिया प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर 4 दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का हो जाएगा, तो शुक्ल युग का उपन्यासकार कौन है, तो यहाँ पर आप लोगों को सही करना है। प्रश्न नंबर 4 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र जो है ये शुक्ल उपन्यासकार हैं और शुक्ल युग के उपन्यासकार हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। रस मीमांसा के लेखक कौन है, पेपर में 1 नंबर का आएगा। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, 4 ऑप्शन देख लेते हैं इसके। देखो चारों के चारों ऑप्शन देखो आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया महादेवी वर्मा, रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 दिया महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर 2 देखो हमसे दिया है कि जयशंकर प्रसाद, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 4 दिया धर्मवीर भारती। ये देखिए हमारे समय 4 ऑप्शन दिया, लेकिन हमसे पूछा गया कि रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ये रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे। फिर अगर हम और आगे बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में, देखो ये हमारे थे प्रश्न, ये जो हमारे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक जो थे ये हमारा गद्य के प्रश्न थे। अब मैं बात करूंगा पद्य के प्रश्न, यानी कि आपके पेपर में 10 नंबर का गद्य और पद्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों का देखो गद्य के प्रश्न सभी बता दिए। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का पद्य के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो पद्य में देखो कौन कौन से प्रश्न आपको पेपर में आने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 6 देखो हमसे कह रहा है कि वीर गाथा काल के कवि कौन हो जाएंगे। वीर गाथा काल के कवि कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन प्रश्न नंबर जो है मेरा ये 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया भूषण है, ऑप्शन नंबर 2 दिया केशवदास, और ऑप्शन नंबर 3 दिया चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर 4 दिया घनानंद। हमसे पूछा गया है कि वीर गाथा काल के कवि कौन हो जाएंगे, तो वीर गाथा काल के कवि देखो हमारे सामने यहाँ पर हो जाएंगे चंद्र बरदाई को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों के पेपर में ये वाला प्रश्न आए तो आप लोगों को चंद्र बरदाई को ही सही करना है। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 7 के बारे में। देखो क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 7, देखो हमसे कह रहा है कि बिहारी जो है किस युग के कवि हैं। बिहारी जो है किस युग के कवि हैं, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 7 देखो बिहारी जो है इसको याद रखेंगे, बिहारी जो है ये हमारे रीतकाल के कवि हो जाएंगे। तो बिहारी जो है किस काल के कवि हो जाएंगे, बिहारी जो है रीतकाल के कवि हो जाएंगे। आप लोगों को रीतकाल पर ही क्लिक लगाना है। देखो रीतकाल कहाँ पर लिखा है, तो रीतकाल देखो ये लिखा है, तो आप लोगों को इसी पर ही सही करना है, इसी को ही सही करना है। ये हमारा देखो सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के किस विधा की रचना है। लहरों के राजहंस जो है किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है, तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। आप देखो इसके 4 ऑप्शन देख लो कौन कौन से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 दिया नाटक विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर 2 दिया कहानी विधा की रचना, ऑप्शन नंबर 3 दिया निबंध विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर 4 दिया संस्मरण विधा की रचना। तो ये हमारे देखिए 4 ऑप्शन हो गए। तो प्रश्न नंबर 8 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा नाटक विधा की रचना हो जाएगी। तो आप लोगों को कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही करना है, आप लोगों को नाटक विधा की रचना हो जाएगी। आप लोगों को नाटक विधा की रचना को सही कर देना है। जैसे ही पेपर में ये वाला प्रश्न है तो नाटक विधा की रचना को सही करना है। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। ये मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। प्रकाशन वर्ष कितना है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो ये हमारा पेपर में 1 नंबर का आएगा। 4 ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 दिया 1953, ऑप्शन नंबर 2 दिया 1935, ऑप्शन नंबर 3 दिया 1943, ऑप्शन नंबर 4 दिया 1919। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों के पेपर में जैसे प्रश्न है तो आप लोगों को 1943 को सही करना है। तो ये हमारा देखो प्रश्न नंबर 9 का हमारा 1943 सही हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। ये देखिए प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने लिखा है कि रामचरितमानस में कुल कितने खंड होते हैं। कुल खंडों की संख्या पूछी गई है यहाँ पर कि रामचरितमानस में कुल खंडों की संख्या कितनी होती है। पेपर में हमारा 1 नंबर का आएगा कि ऑप्शन नंबर 1 दिया 8, ऑप्शन नंबर 2 दिया 9, और ऑप्शन नंबर 3 दिया 7, ऑप्शन नंबर 4 दिया 6। तो रामचरितमानस में कुल कितने खंड होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है रामचरितमानस में टोटल 7 खंड होते हैं। तो 7 खंड देखो हमारा ये देखो लिखा, तो रामचरितमानस में 7 खंड हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे 5 नंबर का गद्य, 5 नंबर का पद्य मैंने आप लोगों का समाप्त कर दिया। अब यहाँ से 10 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। 10 नंबर आपके कोई नहीं काट पाएगा। ये 10 नंबर मैंने आप लोगों के पक्के करा दिए। अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है आप लोगों का देखो रस छंद अलंकार। जितने भी क्वेश्चन रस हो गया, आप लोगों का जो छंद हो गया, और साथ ही साथ में जो अलंकार हो गया, और इसके बाद जो उपसर्ग हो गया, और इन सभी के सभी प्रश्न अब जो आने वाले 10 प्रश्न वहीं से ही पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 11 जो है मेरा कह रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ये हमारा प्रश्न देखो रस चैप्टर से उठाया गया, इसको मैंने रस चैप्टर से उठाया गया ये प्रश्न।
कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है क्रोध, ऑप्शन नंबर 2 दिया है निर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 दिया है शोक, ऑप्शन नंबर 4 दिया है उत्साह। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो इसका देखो हमारा सही जवाब हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात पूछा गया है प्रश्न नंबर 12 के बारे में, चलो मानो आंगन कठी तांते रात पाए। ये देखिए हमारे सामने एक अलंकार दिया है, कह रहे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब ये जो प्रश्न है हमारा अलंकार से उठाया गया है, अलंकार चैप्टर से इस प्रश्न को उठाया गया है, मतलब कि सभी के सभी चैप्टरों से प्रश्न एक ना एक उठाया जरूर गया है। पेपर में 1 नंबर का आएगा, अलंकार वाला से उठाया गया है चैप्टर से। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर 2 दिया है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर 3 दिया है उपमा अलंकार और ऑप्शन नंबर 4 दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो प्रश्न नंबर 12 का देखो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार को सही कर देना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, हमारा पूरा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 देखो हमसे कह रहा है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं। छंद में कौन सा ऐसा अक्षर प्रयुक्त होता है उसको मैं बताने कि छंद में जो जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन अक्षरों को हम क्या कहते हैं, ये देखिए हमसे पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो अगर हम बात करें कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं, तो 4 ऑप्शन देख लो, व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 दिया मात्रा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 दिया चरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 दिया वर्ण कहते हैं। ये देखिए हमारे प्रश्न नंबर 13 का चारों के चारों ऑप्शन हो चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ण, हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि बदनाम शब्द में, ये हमारा देखो बदनाम शब्द है, बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अब देखो उपसर्ग देखो क्या होता है, उपसर्ग जो होता है हमेशा आगे से स्टार्ट होता है। तो उपसर्ग में देखो आगे से स्टार्ट और यहाँ पे लिखा है बदनाम, तो बदनाम देखो बद आगे लिखा है, तो इसका हमारा सही जवाब ही हो जाएगा बदनाम, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। तो भाई 15 नंबर के बारे में बात करेंगे कि धान कोठी में कौन सा समास होता है। ये भी हमारा पेपर में 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 15 देखो कि धान कोठी में कौन सा समास होता है, ये हमारा प्रश्न नंबर 15 हो गया। तो इसका देखो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास, याद रखेंगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसके 4 ऑप्शन देखो, ये पहले क्या है, अव्ययभाव समास दिया है, कर्मधारय समास दिया है और द्विगु समास दिया है, लेकिन हमारा सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। धान कोठी में तत्पुरुष समास होता है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि निम्न में से असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। एक पर्यायवाची शब्द आपके पेपर में जरूर आता है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो इसके 4 ऑप्शन देखो क्या क्या दिए हैं कि असुर का पर्यायवाची शब्द देखो क्या होता है। ये देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया तम, ऑप्शन नंबर 2 दिया देवबाला, ऑप्शन नंबर 3 दिया दानव, ऑप्शन नंबर 4 दिया देवता। पूरा एकदम रियल पेपर है, आप लोग बस तैयार कर लेना, पूरा एकदम यही वाला पूछा जाएगा और इससे बाहर कोई भी पेपर पूछा भी नहीं जाएगा। बिल्कुल सेम आप लोगों को यही वाला पेपर दिया जाएगा। जैसा मैं पेपर आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ बिल्कुल सेम यही पेपर आप लोगों को मिलेगा। अब इसके देखो 4 ऑप्शन अब मैंने आप लोगों को बता दिए, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा दानव, हमारा पूरा सही हो जाएगा कि दानव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे कि सीता ने पत्र लिखा। प्रश्न नंबर 17 करें, सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। पेपर में 1 नंबर का आएगा। अब देखो हर साल ये प्रश्न वाच्य से जरूर आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में कर दीजिए कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य कितने प्रकार का होता है, आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया भावी प्रयोग, ऑप्शन नंबर 2 दिया है कर्तरी प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 दिया कर्मणी प्रयोग, ऑप्शन नंबर 4 दिया इनमें से कोई नहीं। ये हमारे देखो प्रश्न नंबर 17 के 4 ऑप्शन हो गए। तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा कर्तरी प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा पूरा सही हो जाएगा। बस आप लोग पूरा पेपर पढ़ लेना, बस पूरा पेपर सॉल्व करके चले जाना। 70 में 70 नंबर लाने की गारंटी मेरी हो जाएगी, क्योंकि पूरे नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे, यहाँ पर हमसे देखो ये संस्कृत से प्रश्न उठाया गया है कि नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होता है। ये पी हमारा 1 नंबर का आएगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन शब्द क्या होता है, जो कि पेपर में सीधा आप लोगों का 1 नंबर का आएगा। यहाँ पर देखो 1 नंबर लिखा भी है, प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए हैं।
ऑप्शन नंबर 1 दिया नदीभ्या, ऑप्शन नंबर 2 दिया नघो और नघा और नदीम। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा पूरा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि जिस वाक्य में साधारण रूप से कोई बात कही जाए, है ना, मतलब हम कोई भी बात अगर साधारण रूप से अगर हम कह रहे हैं और कोई भी बात अगर हम साधारण रूप से कह रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उससे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया निषेधात्मक वाक्य, ऑप्शन नंबर 2 दिया संदेहात्मक वाक्य, ऑप्शन नंबर 3 दिया साधारण वाक्य कहेंगे और ऑप्शन नंबर 4 दिया विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। तो अब ये जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 का देखो यहाँ पर साधारण रूप से अगर हम कोई भी बात कहें तो हमारा साधारण वाक्य ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 को सही करना है। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 20 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले पद को क्या कहते हैं। जो भी शब्द जो होता है जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे, मान लीजिए कोई अगर क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे। पेपर में 1 नंबर का आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 2 दिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 3 दिया प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर 4 दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे क्रिया विशेषण। तो आप लोगों को याद रखना है, क्रिया विशेषण को सही करना है। आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड बा। देखो लेकर के आए हैं हम खंड बा के जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके खंड बा के बारे में तो इसमें से अगर हम बात करें यहाँ पर तो 6 नंबर का आप लोगों का एक गद्य पूछा जाएगा और 6 नंबर का एक पद्य पूछा जाएगा। फिर अगर हम बात करें आगे तो आप लोगों के पेपर में संस्कृत से देखो संस्कृत से प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत का एक गद्य होगा जो कि पेपर में 5 नंबर का आएगा। फिर अगर हम बात करें संस्कृत का एक पद्य जो होगा वो भी पेपर में 5 नंबर का आएगा। तो 6 6 6 12 6 नंबर का ये आएगा, 6 नंबर का ये आएगा, 5 5 मिला 10 22 नंबर देखो आप लोगों के ये हो गए। और बचा फिर हम बताएंगे जीवन परिचय। इस मॉडल पेपर में इस पेपर में इस जो आप लोगों को जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसमें देखो कौन कौन से जीवन परिचय आएंगे। तो 10 नंबर का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। तो ये देखिए पूरा एकदम इस पेपर में पूरा एकदम आप लोगों का 70 नंबर पक्का हो जाएगा इसी पेपर में इससे। तो चलो स्टार्ट करते हैं खंड बा को वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखो पेपर देने जाओगे अर्धवार्षिक परीक्षा वाला तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के पेपर में एक गद्यांश पूछा जाएगा जो कि 3 × 2 मिलाकर 6 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब कि 3 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न जो होगा एक एक मतलब 2 2 नंबर का पूछा जाएगा। 3 प्रश्न होंगे और तीनों प्रश्नों के जो मतलब वो जो होंगे नंबर, एक प्रश्न जो होगा 2 नंबर का होगा। तो आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ पर हमसे करेंगे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद फिर हमसे 3 प्रश्न देखो ये पूछे गए हैं जो कि इस तरीके से आप लोगों के सामने हैं। तो इन तीनों के तीनों प्रश्नों को हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि आज विज्ञान जो है, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। जो विज्ञान जो है, विज्ञान ने मनुष्य को बहुत सी चीज़ें दी हैं, है ना, और देता भी जा रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। मतलब बहुत सी शक्तियाँ दी हैं विज्ञान ने और देता भी जा रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष, अब विज्ञान का उपयोग अब जो बहुत से व्यक्ति जो होते हैं विज्ञान का उपयोग करते हैं, कैसे कैसे उपयोग करते हैं कि उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। कई प्रकार के लोग क्या करते हैं कि विज्ञान का उपयोग करके किसी व्यक्ति को गिराना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति को उठाना चाहते हैं, तो इसलिए तो चलता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। अब विज्ञान मतलब विज्ञान के बारे में कहा जा रहा है तो इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बात करते हैं कि नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, इतना आप लोगों ने समझ लिया। फिर देखो आगे बात करते हैं कि यहाँ पर देखो लिखा है कि नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती, वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। फिर हम बात करें कि वह उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। अब देखो इस पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि इस तरीके से लिखे हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखो। पेपर में 2 नंबर का आएगा।
फिर प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, पेपर में 2 नंबर का ये भी आएगा। और फिर हमसे प्रश्न नंबर 7 देखो लिखा है, प्रश्न में इसका पहला ऑप्शन दिया है कि विज्ञान की शक्ति के संतुलित उपयोग के लिए हमें किस भावना को जागृत रखना है। ये हमारा प्रश्न नंबर, ये भी हमारे देखो एक नंबर का आएगा। फिर हम बात करें इसका दूसरा ऑप्शन देखो क्या है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या देता जा रहा है, ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। तो ये दोनों मिलाकर हमारे देखो एक मिलाकर मतलब 2 नंबर का ये भी हमारा पूछा जाएगा। तो 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, मतलब ये गद्यांश जो है मेरा 6 नंबर का पेपर में बन जाएगा। चलो बात करते हैं इसको सॉल्व कराते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर हमसे पाठ और लेखक का नाम पूछा गया है। तो सबसे पहले इसके हम संदर्भ लिखेंगे। इसका देखो संदर्भ देखो कैसे हो जाएगा, मतलब कि प्रश्न नंबर 1 को हम सॉल्व करने वाले हैं कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम देखो हो जाएगा, ये जो हमारा पाठ का नाम है, पाठ आप लोग लिख देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जो मतलब लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लेखक पहले लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेखक, इसके लेखक हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद लिखने के बाद फिर जो हमारा पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, ऐसे आप लोगों को लिखना है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। क्या लिखना है देखो कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। अब चलो आगे बात करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या तो बहुत सरल होती है, आप लोग कर भी सकते हैं, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आप लोग यहीं से भी काट पीट कर थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। जो आप लोगों का जो ये गद्यांश जो दिया है इसमें से आप लोग थोड़ा बहुत कहीं से भी उठा सकते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, तो इसमें से आप कहीं से भी व्याख्या कर सकते हैं। थोड़ा बहुत काट पीट कर अब लिख देना कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। विज्ञान देखो ऐसे लिखेंगे कि जो विज्ञान जो मनुष्य को बहुत सी चीज़ें देता जा रहा है और दे भी रहा है। अब देखो बहुत से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो क्या करते हैं, विज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं, एक व्यक्ति को गिराने में उपयोग करते हैं, और बहुत से व्यक्ति जो होते हैं विज्ञान की सहायता से उसको उठाने और गिराने का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे करके आप लोग इसका, तो इस तरीके से आप लोगों को अपना इसके जो ये जो रेखांकित अंश के व्याख्या है इस तरीके से आप लोग लिख देना, बना कर लिख देना, मतलब कि आधा पेज लिख देना, बस थोड़ा बहुत लिख देना अपनी तरफ से बना करके आप लोगों का काम हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 का। देखो पहला ऑप्शन है कि विज्ञान की शक्ति के लिए संतुलित उपयोग के लिए हमें किस भावना को जागृत रखना है। तो किस भावना को जागृत रखना है ये हमसे पूछा गया है। तो यहीं से उठा लेना किस भावना को जागृत। देखो जागृत देखो कहाँ लिखा है, जागृत ढूंढेंगे, जागृत देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में लगाना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। तो यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 7 का पहला आंसर हमको लिखना पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, देख नहीं पाया होगा आप लोगों ने। चलिए यहाँ से देखिए, तो इतना आप लोगों को लिख देना है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 3 का दूसरा ऑप्शन कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या देता जा रहा है, बहुत कुछ देता जा रहा है। तो आप लोग अपनी तरफ से बना कर लिख देना। अब यहाँ से देखो आप लोगों का ये वाला गद्यांश समाप्त हुआ। अब आगे बात करते हैं, एक अथवा करके भी दिया गया है जो कि मेरे सामने इस तरीके से लिखा है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है उसको फालतू की बातों के बारे में सोचने की आदत ही छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। तो इसको देखो पढ़ लेना है। ये भी 2 में से आप लोगों को एक गद्यांश को सॉल्व करना है। अब इस गद्यांश पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 देखो कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ भी हमारा पेपर में 2 नंबर का आएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए हमसे 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाएगी। तो इसका हम संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे। तो अगर हम इसके संदर्भ के बारे में बात करें, तो इसके अगर हम संदर्भ के बारे में बात करें, इसका संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे। हमारे जो लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, जो आप लोगों का जो पाठ है, पाठ का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। पाठ का नाम नोट कर लीजिए, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो आप ये आपको लोगों का चैप्टर पाठ हो जाएगा। अगर हम इसके लेखक के बारे में बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हो जाएंगे। तो आप लोगों को कितना याद कर लेना है, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हो जाएंगे।
फिर हमसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, तो रेखांकित अंश की व्याख्या को आप लोग कर ही सकते हैं। इसी में से थोड़ा बहुत काट पीट कर बना कर अपनी तरफ से लिख दिए ना, बस आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। और आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत कहीं से उठा लो और आप लोग बना कर लिख दो, है ना। तो आप लोगों को 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा, 2 नंबर इसका भी, मतलब 4 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। देखो मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरा भी हमारा 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो ये देखिए हमारे सामने कुछ पूछे गए हैं, और प्रश्न नंबर यानी कि प्रश्न नंबर तीसरा देखो हमसे पूछा गया कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस भावना को या फिर किस आदत को छोड़ने के लिए कहता है। मतलब कि हम किस आदत को छोड़ दें जिससे कि हम ईर्ष्या से बच सकते हैं, तो वो हमसे पूछा गया है। तो चलो बात करते हैं किस से, मतलब कि ईर्ष्या से बचने के लिए हम किस आदत को छोड़ देना ही अच्छा है। तो हमको क्या करना चाहिए, व्यर्थ की बातें, जो जितनी भी बेकार की बातें हैं, हमको वो बातें सब सोचना बंद कर देना चाहिए, तभी हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो हमसे कह रहा है कि लेखक ईर्ष्या से किस तरह से बच सकता है। तो उसको व्यर्थ की बातें मतलब कि बोलना बंद कर देनी चाहिए, व्यर्थ की बातें सोचना ही बंद कर देनी चाहिए। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर, देखो हमारा अगला है, अगला पद्यांश। देखो हमसे पूछा गया कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश भी हमसे पूछा जाएगा। तो पद्यांश देख लिए कौन सा पद्यांश हमसे पूछा गया, पेपर में 6 नंबर का एक पद्यांश भी आएगा, 3 × 2 मिलाकर यानी कि 6 नंबर का पद्यांश भी पूछा जाएगा। सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ेंगे। देखो पद्यांश में देखो क्या कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु रिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है, पहले पढ़ना है, फिर इसका हम सॉल्यूशन भी बताएंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, रंग के चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो ती पाई। इतना पढ़ने के बाद फिर आप लोगों के सामने 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि इस तरीके से आप लोगों के सामने हैं। देखो 3 प्रश्न देखो क्या, पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। पेपर में 2 नंबर का आएगा। संदर्भ देखो कैसे लिखना मैं सब कुछ बताऊंगा इसका, है ना। तो संदर्भ कैसे कैसे क्या क्या होता है, संदर्भ में सब कुछ बताऊंगा। फिर इसके बाद देखो हमारे सामने प्रश्न नंबर 2 देखो दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोग कर देंगे, मुझे पता है। आप प्रश्न नंबर तीसरा देखो हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरा का पहला दिया है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है। मतलब किसकी कृपा हो जाए कोई लंगड़ा व्यक्ति जो होता है पर्वत को लांग सकता है, किसकी कृपा से। और प्रश्न में ये देखो हमारे तीसरा का दूसरा प्रश्न दिया है कि रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार हो जाएगा। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो हमारे सामने दिया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखो कैसे लिखते हैं, तो प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित, इसको किसने रचा है, इसको सूरदास जी ने इसको रचा है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित, है ना, सूरदास द्वारा रचित। और इसको हमने कहाँ से उठाया, इसको सूर सागर से लिया गया है। तो सूर सागर से लिया गया है, इतना आप लोग बना कर लिख देना। ये आप लोगों का संदर्भ मैंने बता दिया कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग अपनी तरफ से बना कर लिख देंगे कि यहाँ पर ईश्वर के बारे में बात हो रही है कि ईश्वर की अगर कृपा हो जाए, कोई लंगड़ा व्यक्ति जो होता है पर्वत उलांग जाता है। ईश्वर की कृपा अगर एक किसी अंधे व्यक्ति के ऊपर हो जाए तो अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। ईश्वर की कृपा अगर बहिरे व्यक्ति के ऊपर हो जाए, मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है, ईश्वर की कृपा से वो सुन भी सकता है। तो इतना आप लोग कर सकते हैं, इतना आप लोग बना कर अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या भी कंप्लीट होगी। इस तरीके से आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि ऑप्शन नंबर बा देखो हमसे कह रहा है, ऑप्शन नंबर सा का पहला प्रश्न लिया कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है। किसकी कृपा हो जाए, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत ही लांग जाए। तो अगर ईश्वर की कृपा, अगर लंगड़े व्यक्ति के ऊपर अगर ईश्वर की कृपा हो जाए, लंगड़े व्यक्ति के ऊपर अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो वो पर्वत को लांग सकता है। अब देखो रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो हमसे पूछा गया कि ये जो रेखांकित अंश है, ये जो हमारे सामने जो पद दिया है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो याद रखना मेरे पर जो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप लोगों का ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ये मैंने आप लोगों का 12 नंबर पक्के करा दिए। चलो अब देखो आगे बात करते हैं। अथवा करके दिया गया है, अथवा करके दिया गया है यहाँ पर कि एक और पद्यांश हमारे सामने दिया है, एक और पद दिया है जो कि आप लोगों को पढ़ना है कि यहीं कहीं पर बिखर गई। 2 में से आप लोगों को एक को सॉल्व कराना है, लेकिन मैं दोनों के दोनों सॉल्व करवा दे रहा हूँ ताकि पेपर में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है स्मृति साला सी। ये देखो बहुत छोटा पद दिया है, लेकिन आप लोगों को तैयार भी कर लेना है। इस पर आधारित 3 प्रश्न से पूछे गए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिख देंगे तो 2 नंबर आप लोगों को संदर्भ का भी मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। जब आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर देंगे तो उसका आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। और प्रश्न सा का पहला ऑप्शन दिया है कि कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। तो ये हमारा 1 नंबर का बन जाएगा। देखिए संदर्भ इसका हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो संदर्भ को कैसे लिखेंगे,
लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित जो आप लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है, झांसी की रानी की समाधि पर। चैप्टर का नाम हो जाएगा झांसी की रानी की समाधि पर, यह हमारा चैप्टर हो जाएगा। अगर इसके लेखक के बारे में बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया था। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तरफ से बना कर लिख देंगे। यह आप लोगों का संदर्भ हो गया। अब रेखांकित अंश की देखो व्याख्या कैसे करेंगे, तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोग कर सकते हैं, अपनी तरफ से बना कर लिख देना या फिर कहीं से भी देख लेना, है ना। बहुत सी से मतलब आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक से देख लेना या फिर कहीं से भी देख लेना। अब देखो आगे बात करते हैं कि कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो कवित्री ने झांसी की रानी की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको भी लिख देना है। अब आगे बात करते हैं, देखो इसका जो प्रश्न जो मेरा दूसरा देखो क्या है, प्रश्न दूसरे के बारे में बात करते हैं। ये भी हमारा देखो 1 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि हमारे सामने दिया है प्रश्न नंबर दूसरा कि पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। पंक्ति में कौन सा रस है, तो 1 नंबर का आएगा। तो याद रखना पंक्ति में वीर रस हो जाएगा, अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा पेपर में। संस्कृत का गद्यांश वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश भी पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे सामने दिया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च, है ना, और केंद्रम स्थली अस्ति इत एवं पूरा पढ़ लेना। और संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलूका सर्वत्र प्रसृता मुगल युवराज दारासिको अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पार्श्वे कार्यं करिता। ये देखिए हमारे सामने दिया है। इसमें से देखो हमसे कहा जाएगा कि गद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। मतलब पहले उसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करो, संदर्भ का 2 नंबर मिलेगा और अनुवाद करने पे संदर्भ का हमको 2 नंबर दिया जाएगा और अनुवाद का हमको 3 नंबर दिया जाएगा। चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो संदर्भ देखो कैसे लिखते हैं, तो संदर्भ अगर हम आप लोगों को लिखने का तरीका बताएं तो संदर्भ में क्या होता है कि हमको सीधा लिख देना कि संदर्भ लिखने के लिए लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। तो इसको हमने किस पाठ से लिया है, तो इसको हमने वाराणसी नामक पाठ से लिया है। तो ये आप लोगों का समाप्त हो जाएगा आपको गद्य। अब इसके अगर हम हिंदी में अनुवाद के बारे में बात करें तो हिंदी में देखो अनुवाद देखो इसका कैसे करते हैं। तो अगर हम इसके हिंदी में अनुवाद के बारे में बात करें तो संदर्भ मैंने आप लोगों को बता दिया कि संदर्भ कैसे लिखना है। अब इसके बारे में अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो हिंदी में अनुवाद देखो कैसे करते हैं कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति यह भारतीय संस्कृति है और संस्कृत भाषा या अनेक मतलब कि जो हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाओं से बनी है। तो देखिए हमारा इस तरीके से आप लोगों को इसका अनुवाद करना है। लेकिन अगर आप लोगों को अनुवाद ना मिले तो आप लोग कहीं से भी गूगल लेंस की सहायता से देख सकते हैं या फिर आप लोग क्वेश्चन बैंक से आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। अब हमारे सामने देखो अगला दिया है यहाँ पर कि अथवा करके दिया गया है कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। और ये देखिए हमारे सामने 2 में से आप लोगों को 1 का उत्तर लिखना है। तो 2 में से आप लोगों को 1 का उत्तर लिखना है। ये देखिए हमारा जो है भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, ये जो हमारा दूसरा पद्यांश जो है ये हमारा भारतीय संस्कृति नामक पद्यांश लिखा गया है। तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, कहीं से भी आप लोग देख लेना गूगल लेंस की सहायता से या फिर गूगल से या फिर आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन बैंक या फिर आप लोगों के पास होगी तो 2 में से आप लोगों को 1 सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आगे देखो प्रश्न नंबर 4 के बारे में देखो हमसे क्या करा है कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देखिए हमारे सामने प्रश्न नंबर 5 नंबर का दिया गया है कि किम न हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचती किम नो हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। तो इसको आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक के सहायता से कहीं से भी नोट कर लीजिए कि ये वाला प्रश्न जो दिया है एक, अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है, आप लोग अगर इसका संदर्भ नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक और अथवा करके पूछा गया तो अथवा वाला भी देख लीजिए। ये देखिए हमारे सामने अथवा के बाद दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये देखिए हमारा हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में एक हमारे सामने एक खंड काव्य पूछा जाएगा।
खंड काव्य पूछा जाएगा, वो भी कितने 3 नंबर का खंड काव्य आता है। तो ये तो आप लोगों का खंड काव्य आएगा, आप लोग तो इसको कर ही सकते हैं। देखिए आप लोगों का जिले के हिसाब से पूछा जाता है, आप लोग जिस जिले से हैं उसी जिले का आप लोगों का एक खंड काव्य बना होगा। तो आप लोग अपने पूछ सकते हैं, आप लोग अपने क्लास टीचर से पूछ लेना कि कौन सा खंड काव्य आएगा, तो वो आप लोगों को बता देंगे। तो इसमें से आप लोगों को एक कोई ना कोई खंड काव्य तैयार कर लेना है। जैसे कि ये देखिए दिए खंड काव्य, मुक्तिदूत खंड काव्य दिया है, और ये हमारे सामने ज्योति जवाहर खंड काव्य दिया है, कर्ण खंड काव्य दिया है। आप लोग इन सब का स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। अग्र पूजा है, और यहाँ पर जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग के बारे में दिया गया है। तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। इसमें से आप लोगों को एक खंड काव्य मिल जाएगा जैसे आप लोग पेपर देने जाओगे। फिर देखिए दिया है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु अपने संचय में लिखिए। लेकिन आप देखिए इसके बाद छाप संदेह मातृभूमि के लिए दिया गया। तो ये सब हमारी वो खंड काव्य थे जो हमारे पेपर में 3 नंबर का खंड काव्य आएगा। तो ये तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। आप लोगों का जिले में किस जिले के हिसाब से पूछा जाएगा तो आप लोग उसको लिख देना अपनी तरफ से। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की यहाँ से स्टार्ट होती है, जीवन परिचय स्टार्ट होता है। जीवन परिचय जो होगा आप लोगों का पेपर में 5-5 मिलाकर यानी कि 10 नंबर का जीवन परिचय भी आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, जयशंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती और जयशंकर प्रसाद, तीनों के तीनों जीवन परिचय हैं। लेकिन 3 में से आप लोग क्या करना कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार करके चले जाना, यही वाला आएगा जीवन परिचय पेपर में। अब इसका देखो ऑप्शन नंबर बाद देखो हमसे क्या कह रहा है कि दिए गए कवियों में से एक कवि का भी जीवन परिचय पूछा जाएगा। कवि का जीवन परिचय जो होगा 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। आप देखो यहाँ पर कुछ जीवन परिचय दिए गए, जैसे कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय दिया है, सूरदास जी का भी जीवन परिचय दिया है, तुलसीदास और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें से आप लोग किसी एक का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, आप लोगों को एक जीवन परिचय मिल जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे कह रहे हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिखना है, और कौन सा श्लोक लिखना है जो हमारे इस पेपर में ना पूछा गया हो, तो वही हमको श्लोक लिखना है। पेपर में 2 नंबर का श्लोक भी आएगा, और इसके बाद हमारे पेपर में एक पत्र लेखन भी पूछा जाएगा। पत्र लेखन जो होता है पेपर में 4 नंबर का पत्र लेखन आता है। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारियों को एक पत्र लिखना है। पत्र लिखने पर आप लोगों को 4 नंबर दे दिए जाएंगे। इसके बाद अथवा करके दिया है कि अगर आप लोगों को इसका मतलब पत्र लेखन नहीं याद तो एक दिया है कि अपने मित्र, अपने जो बड़े भाई हैं, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है। तो ये हमारा 4 नंबर मिलाकर हमारा पत्र लेखन भी पूछा जाएगा, 4 नंबर का पत्र लेखन होगा। प्रश्न नंबर 9 देखो हमसे लिखा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत के यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। संस्कृत के 2 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 2 नंबर के पूछे जाएंगे। मतलब एक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा, और 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है कि वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। तो अब प्रश्न नंबर 1 रह गया है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्रैलिकाया किम अवदत्त उत्तरम असीत, और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति, और प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कीदाया का संदेश। तो ये देखिए हमारा 2 नंबर का आप लोगों का पूछा जाएगा पेपर में, और इसमें से आप लोग 2 में से ये 4 दिए, 4 में से आप लोगों को 2 का उत्तर याद करके चले जाना। अब प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे, प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पेपर में 7 नंबर का निबंध आएगा, तो आप लोग एक का निबंध तैयार कर लेना। बेरोजगारी एक अभिशाप पर तैयार करो, या फिर आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लेना, या फिर आप लोग विज्ञान अभिशाप एवं वरदान पर तैयार कर लेना, या फिर आप लोग वृक्षारोपण के महत्व। तो ये देखिए हमारे समय 1 2 3 4 में से आप लोग एक का निबंध तैयार कर लीजिए, और एक निबंध आप लोगों के पेपर में मिल जाएगा। तो ये था आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर। तो इसको आप लोगों ने अगर तैयार कर लिया, पूरा तैयार करके चले जाना, यहाँ से आप लोगों के पूरा पेपर आप लोगों को फंस चुका है। बस